एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था प्रोसीजर्स। एंड अब हम इस वीडियो में जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे जो कि है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये जो टॉपिक है इसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब बट नो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इससे पहले का अगर मैं आपको रिकैप बताऊं तो प्रोसीजर्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि अलग अलग लीडर्स के बारे में पढ़ा था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने उस टॉपिक में पढ़ी थी। ये देखा था कि जो लीडर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर बहुत जल्दी उन्होंने विश्वास कर लिया, बल्कि उनके बीच में कभी कभी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स भी होते रहते थे और नेगोशिएशन जो है डिस्कशन से ही उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया गया। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा बनने में। 2 years, 2 साल 11 महीने 11 months एंड 18 days। तो इतना टाइम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लगा तैयार होने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। 2 years 11 month 18 days। ओके, सो अब तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिंपली मतलब असेंबली बनाने से नहीं हो जाता है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या चूज़ किया, हमने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। तो सिर्फ असेंबली बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। अब देखो, एक असेंबली जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत डाइवर्स असेंबली थी वो। मतलब डाइवर्स इतने, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग थे, ठीक है, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर उनका जो बैकग्राउंड है ना, अगर वो क्लियर नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता। अब बैकग्राउंड किस तरीके का, मतलब उनको पता तो होनी चाहिए ना, कुछ चीज़ें तो पहले से पता होनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे थे जो उनको पहले से था कि हाँ ये चीज़ तो हमें डालनी ही डालनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ ऐसे सिद्धांत थे। ओके, दीज प्रिंसिपल्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब फ्रीडम के लिए ना बहुत लंबा स्ट्रगल हुआ था, आप सबको पता है। ब्रिटिशर्स को भगाया था हमारे इंडिया के लोगों ने, लीडर्स ने। तो उस टाइम पर है ना कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो भी सामने आए थे। अब प्रिंसिपल्स ऐसे तो बनते नहीं है। इक्वालिटी हमने क्यों कहा? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या थी, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, तभी तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब फ्रीडम का कैसे कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि हमारे पास आज़ादी नहीं थी। अगर हमारे पास पहले से आज़ादी होती तो शायद कोई सोचता ही नहीं आज़ादी के बारे में, बट हमारे पास आज़ादी नहीं थी, लोगों को आज़ादी चाहिए थी। तो मूवमेंट्स हुई अलग अलग आज़ादी को पाने के लिए, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, और इसी तरीके से नए नए प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। एंड इन अ वे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज गिविंग कॉन्क्रीट शेप। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक अलग से शेप, इस तरीके से शेप किया गया कि वो उसमें प्रिंसिपल भी डाल दे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से इनहेरिट किए गए थे। काफ़ी डिकेड्स तक जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो बहुत डिकेड्स तक जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उन्होंने बहुत डिबेट किए बहुत सारे क्वेश्चंस पर। नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मैनी क्वेश्चन दैट वर रिलेवेंट टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द शेप एंड फॉर्म, मतलब अब वो क्वेश्चंस क्या क्या थे। द शेप मतलब गवर्नमेंट जो है इंडिया में उसकी फॉर्म कैसी होगी, वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, इनइक्वालिटीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए। तो ये कुछ डिबेट्स चल रही थी। और जो बेस्ट समरी थी प्रिंसिपल्स की, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के द्वारा प्रिंसिपल्स जो लाए गए, वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। सबसे जो बेस्ट समरी थी वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। लाई किसके द्वारा गई थी? नेहरू जी के द्वारा। अब ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो असेंबली का एम बताता है कि एक्चुअल में असेंबली को करना क्या है, ये चीज़ें बताता है।
1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, एंड दिस रेजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये अलग अलग एस्पिरेशंस बताता है, अलग अलग वैल्यूज बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आनी चाहिए। अब प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा है सब्सटेंशियल प्रोविजंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के सब्सटेंशियल प्रोविजंस के बारे में। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप कोई भी पार्ट इस चैप्टर का देख सकते हो। ओके, सो प्रीवियस सेक्शन में हमने सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े। तो वो जो सब्सटेंशियल प्रोविजंस थे ना, वो भी किसके द्वारा इंस्पायर थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा। इस रेजोल्यूशन पर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन देता है फंडामेंटल कमिटमेंट्स को, यानी कि कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस देता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो क्या क्या चीज़ हैं? इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। Our constitution is not merely a measure of rules and procedures but a moral commitment। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि मोरल कमिटमेंट के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए with will fulfill the many promises that nationalist movement held before the people। जो गवर्नमेंट जो बाकी की जो एस्पिरेशंस है लोगों की, उन सबको पूरा कर सके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट है, सोवर्न है, रिपब्लिक है। सोवर्न का मतलब होता है कि इंडिया खुद से अपने आप को गवर्न कर सकता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि इंडिया जो है वो यूनियन है, इंडियन टेरिटरीज का, इंडियन स्टेट्स का और बाकी पार्ट्स का, और बाकी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो जो इंडिया के पार्ट में मिलना चाहती है वो मिल सकती हैं। टेरिटरीज जो यूनियन को फॉर्म करती है वो ऑटोनोमस है, यानी कि वो खुद से गवर्न कर सकती है अपने आप को, खुद का कंट्रोल है। ठीक है, जितनी भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की और फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नमेंट के, तो ये भी डिफाइन की गई है। जितनी भी पावर्स और अथॉरिटी है सब सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया की और कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लोगों के द्वारा फ्लो करेगी। जितने भी लोग हैं उनको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, जो डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सबको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जो टेरिटरियल इंटीग्रिटी है रिपब्लिक और सोवरेन राइट्स की ऑन लैंड, सी, एयर शेल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिस। मतलब जो लैंड है, जो सी है, जो एयर है, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? उसको जस्टिस के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाएगा। लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। जो लैंड है वो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन देगी ताकि जो वर्ल्ड की पीस है उसको प्रमोट किया जा सके और लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज लाई जा सके। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट्स थे, और इससे पहले हमने इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।